ज्वालामुखी, एक औरत के आक्रोश की कहानी। रेनू को कैसे हुआ गलती का एहसास। विक्रम बेटा, खेलने बाद में जाना, पहले अस्पताल में टिफिन देकर आओ। मेन गेट की ओर जाते हुए विक्की को रेनू ने बेडरूम में से आवाज दी। टिफिन तैयार है तो रुकता हूँ, नहीं तो मैं आधे घंटे में आकर ले जाता हूँ। विक्की को खेलने जाने की जल्दी थी। तैयार है बेटा, अभी लेकर जाओ। तेज कदमों से चलती हुई रेनू किचन की तरफ बढ़ी और टिफिन अपने 14 वर्षीय बेटे के हाथ में थमा दिया। अस्पताल में टिफिन देने का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि वहां पर 57 वर्षीय रेनू की सास सुमित्रा देवी दाखिल है। कुछ दिन पहले ही वह अपने आश्रम के स्नानगृह में फिसलन की वजह से गिर पड़ी थी और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। बहुत यातना से गुजर रही थी बेचारी। रेनू के पति राजीव प्रतिदिन सुबह शाम मां को देखने जाते थे और बेटा दोनों टाइम टिफिन पहुंचाता था और रात भर दादी के पास भी रहता था। अस्पताल घर के पिछवाड़े होने के बावजूद रेनू अभी तक सास को देखने नहीं गई थी। राजीव को इस व्यवहार से बेहद दुख पहुंचा था, लेकिन सब कुछ उसके वश के बाहर था। वह रेनू के साथ जबरदस्ती करके घर में किसी प्रकार की कलह नहीं चाहता था। यही वजह है कि 11 वर्ष पहले राजीव के पिताजी की मृत्यु के पश्चात 4 बेडरूम और हॉल का फ्लैट होते हुए भी राजीव को अपनी मां को आश्रम में छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सास बहू दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहें। घुटन भरी जिंदगी न तो राजीव जीना चाहता था और न ही सुमित्रा देवी। हालांकि स्वयं सुमित्रा देवी ने ही वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी घर छोड़ते वक्त उन्हें बेहद तकलीफ हुई थी। बेटे के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुमित्रा देवी का घर नागपुर में था, जहां वह अपने पति के साथ रहती थी और उनका इकलौता बेटा रहता था मुंबई में। बेटे के लिए रोज रोज आना मुश्किल था। वह मां को अकेले छोड़ नहीं सकता था। राजीव ने यही मुनासिब समझा कि मां जो कह रही है वही ठीक है। उसने मां को मुंबई के ही कोजी होम वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया, जहां वह पिछले 11 वर्षों से रह रही है और राजीव प्रत्येक रविवार का दिन अपनी मां के साथ गुजारता है। उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाता है, सुख दुख की बातें करता है और शाम को घर वापस चला आता है। आज जब राजीव रात को अस्पताल से वापस आया तो उसने रेनू से कोई बात नहीं की। स्नान किया और खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे इस बात की बेहद तकलीफ हो रही थी कि 11 दिन से मां घर के पास वाले अस्पताल में है और उसकी पत्नी औपचारिकतावश भी उन्हें देखने नहीं गई। रेनू जब रसोई का काम निपटा कर शयन कक्ष में आई तो पति को दीवार की तरफ मुंह किए लेटे हुए पाया। यह आज की ही बात नहीं है, ये तनाव पिछले 11 दिनों से घर में चल रहा है। रेनू भी दूसरी दीवार की तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। नींद तो जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। शादी के बाद के 5 बरस उसकी आंखों के आगे से गुजरने लगे। शादी होते ही सास ससुर की शिकायतें शुरू हो गई थीं, हर छोटी बड़ी चीज को लेकर। न तो उन्हें रेनू के मायके से आई हुई कोई चीज पसंद थी, न ही उसका बनाया हुआ खाना। रोज किसी न किसी चीज में नुक्स निकाल दिया जाता, यहाँ तक कि रेनू की आवाज में भी कहते कि यह बोलती कैसे है। रेनू की आवाज बहुत ही बारीक और बच्चों जैसी सुनाई पड़ती थी। हालांकि ये सब किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन सास ससुर को इस बात पर भी एतराज था। वे समझते थे कि रेनू बनावटी आवाज बनाकर बात करती है। रेनू की कोशिश रहती कि घर के सभी सदस्य खुश रहें, मगर ऐसा हो न पाता। कभी भी तंग आकर पलट कर वह जवाब भी दे देती थी। जिस दिन जवाब देती उससे अगले ही दिन घर में अदालत लग जाती और उसे राजीव के दबाव में आकर सास ससुर से माफी मांगनी पड़ती। राजीव का कहना था कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर की मिट्टी में मिल जाओ।
रेनू के सुलगते हुए दिल में मुट्ठी भर राख और जमा हो जाती। रेनू के पिताजी के खून में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गया था। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन जब फोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ, तो रेनू ने अपने सास-ससुर से अपने पिताजी से मिलने शिमला जाने की इजाजत मांगी तो ससुर जी ने हंसते हुए कहा, बहू, ये कौन सी नई बात है, उनकी तबीयत तो आए दिन खराब ही रहती है। पता नहीं क्या बीमारी है, बिस्तर पर रगड़ कर मरने से अच्छा है मृत्यु एक ही झटके में आ जाए, रेनू की सास सुमित्रा देवी बोली थी। ये बात उन्होंने अपने बारे में कही होती तो और बात थी, मगर उन्होंने तो निशाना बनाया था रेनू के पिताजी को। सुनकर रेनू का दिमाग झन्ना उठा। उसने वक्र दृष्टि से दोनों को निहारा। सास ससुर दोनों स्तब्ध रह गए। बैठक में बैठे राजीव ने भी सब देखा सुना। किसी को भी जैसे काटो तो खून नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। 2 दिन पश्चात रेनू के पिता की मृत्यु हो गई। राजीव स्वयं रेनू को लेकर शिमला गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पिता की मृत्यु ने राख में दबे ज्वालामुखी को और तेज कर दिया था। रेनू अब जिंदगी भर सास ससुर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। सुबह उठी तो रेनू की आंखें रात भर नींद न आने की वजह से लाल थीं। बेटा अस्पताल से आकर स्कूल के लिए तैयार होने लगा। रेनू रसोई में चली गई। राजीव चुपचाप दाढ़ी बना रहा था। सभी के घर में मौजूद होते हुए भी एक चुप्पी व्याप्त थी। वक्त गुजरता गया। सुमित्रा देवी के साथ हुई दुर्घटना को 1 महीने गुजर गए। आज रेनू जब सोकर उठी और जैसे ही पैरों पर शरीर का भार पड़ा, वह असहनीय पीड़ा से कराह उठी। वह चलने में लगभग असमर्थ थी। फिर शुरू हुआ डॉक्टरों, परीक्षणों और दवाइयों का सिलसिला। 1 सप्ताह गुजर गया और रेनू बिल्कुल भी उठने के काबिल न रही। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि रीढ़ की हड्डी में नीचे वाली बोन घिसकर छोटी हो गई है। दवाइयां और कमर पर बांधने के लिए बेल्ट रेनू को दे दी गई। पूरे दिन भाग भाग कर काम करने वाली रेनू का सारा वक्त बिस्तर पर गुजरने लगा। राजीव प्रतिदिन सुबह खाना बनाता, अपना और बेटे का टिफिन भरता तथा रेनू के लिए हॉट केस में भर कर रख जाता। रेनू पूरा दिन कुछ न कुछ सोचती रहती। अंदर ही अंदर वह बुरी तरह डर गई थी। उससे लगने लगा कि वह किसी काम की नहीं रही है, पति पर बोझ बन गई है। अगर यह बीमारी ठीक न हुई तो वह जीते जी मर जाएगी। अचानक सास का चेहरा उसकी नजरों के सामने कौंध जाता। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी सास को, कितना कष्ट उसने अकेले सहा। 11 वर्ष तक अकेलेपन का संताप झेला, बेटा बहू होते हुए भी, परिवार होते हुए भी तकलीफ से अकेली जूझती रही। मैंने जिंदगी में सिर्फ खोया ही खोया है। जिन्हें मैंने इतनी तकलीफ दी, क्या कभी उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकली होगी? मैं सब कुछ भुला कर उन्हें अपना बना सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। अगर सास ससुर सही नहीं थे तो मैं भी तो गलत थी। इंसान को कभी भी दूसरों को माफ भी कर देना चाहिए। कितने वर्षों से नफरत के ज्वालामुखी को परत दर परत अपने अंदर जमा करती आ रही हूँ। मैं आज तक नहीं जान पाई कि यह ज्वालामुखी मुझे ही झुलसा कर खत्म किए जा रहा है। अब और नहीं। मैं बिना किसी बोझ के निर्मल जीवन जीना चाहती हूँ। रेनू ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया कि वह राजीव के साथ स्वयं जाएगी मांझी को लेने। बस थोड़ी सी ठीक हो जाए। वह अगर आने के लिए नहीं मानेंगी तो भी वह पैर पकड़कर खुशामद करके उन्हें मना लेगी। इन ख्यालों ने ही रेनू को बहुत हल्का बना डाला। वह जल्दी ठीक होने का इंतजार करने लगी। शाम को राजीव जब ऑफिस से वापस आया तो रेनू के चमकते चेहरे को देख उसे बहुत संतोष हुआ। जब रेनू ने अपना इरादा बताया तो राजीव कृतज्ञ हो गया।
उसके मन में आया कि दुनिया भर की खुशियां रेनू पर न्योछावर कर दे। प्रकट में वो कुछ बोला नहीं, बस प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और झुककर उसका माथा चूम लिया।